हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी छाछठवीं की सीरीज है और हमारा जो टॉपिक है बिहार का इतिहास है। इसके तहत पहला जो टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम लोग प्राचीन इतिहास। देखिए, हम लोग जानेंगे कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास में योगदान रहा है, क्या क्या रहा है, इसके प्रत्येक पॉइंट पे हम लोग फोकस डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है मुंगेर का। मुंगेर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो है चिरांद और चेचर का। बिहार राज्य में जो जिला है, वैशाली जिला और सारण जिला, यहाँ से चिरांद और चेचर, सारण जिला में चिरांद पड़ता है और वैशाली जिला में चेचर, इन दोनों स्थलों से जो है नौ पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास की जो जानकारी है हमें अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलती है और इन दोनों से पता चलता है कि मगध में व्रात रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी जो थे वो क्षत्रिय थे। क्षत्रियो को आर्य जो थे हेय की दृष्टि से देखते थे, इन्हें नीच समझते थे। इसलिए समझते थे क्योंकि आर्य समझते थे कि जो क्षत्रिय हैं वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। यानी इनके जो हेय की दृष्टि से देखने का एक कारण था। किसको? क्षत्रियो को। कनिंगम ने बोध गया में बोध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कराकर इंद्रशिला गुफा का जो है पता लगाया था और इसका वर्ण जो है वेनसांग और फाहियान ने भी किया है। कनिंगम की सबसे जो बड़ी उपलब्धि थी वो थी बड़गांव का पता लगाना, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से दो अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोसरा गांव की जो है पहचान की थी, कनौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में। तो घोसरा गांव जो गांव है, ये कनौज राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में कनिंगम ने इसका पहचान किया था। कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने ही पता लगाया था। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र जो है प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र जो है अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ का इलाज के लिए औषधि का आविष्कार जो है मगध में रहने वाली एक महिला चिकित्सक थी, उनका नाम था असुरा मायारूप, इन्होंने किया था। बिहार के इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। कोढ़ के आविष्कार के लिए जो इन्होंने किया था, मतलब कोढ़ के इलाज में इन्होंने जो अपना भूमिका निभाया था, उनका नाम था असुरा मायारूप, ठीक है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, विदेह माधव की जो कहानी है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पे रहते थे और वैश्वानर को मुख में जो है धारण किए हुए थे, यानी वैश्वानर यानी अग्नि को, ठीक है। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाती हुई सादा नीरा के तट पे ठहर गई। सादा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी को कहा जाता है। विदय माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सादा नीरा के तट पे आए और सादा नीरा नदी कौशल और विदय की सीमा थी। याद रखिएगा, सादा नीरा जो सीमा है किस किस की? कौशल और विदय की। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वजी और अंग का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। याद रखिएगा, अंगुत्तर जो निकाय है बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो है ये जैन साहित्य का भाग है। अंग जो कह सकते हैं आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद को अंग कहा जाता था। इसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वजी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वजी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वजी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, यानी लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली।
जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। याद रखिएगा, विदेह जो था अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी यानी विदेह की राजधानी मिथिला थी। आगे भी इसके इन जैसे राज्यों और मतलब कि जो इनकी राजधानी थी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति 4 हुई थी। याद रखना है कि 3 प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीनों संगीति बिहार में हुआ था, लेकिन चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कश्मीर में हुआ था। तो याद रखना है। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिख जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय जो शासक था हारेक वंश के शासक था अजातशत्रु। और इस बौद्ध संगीति में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन। ये याद रखना है। ये चारों संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने की भी 100% संभावना है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी और ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष सरकामी थे और इस समय जो शासक था शिशुनाग वंश का शासक था कालासो। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था वो था बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक में विभाजन। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईस्वी पूर्व में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र टीसस थे। शासक था मौर्य वंश अशोक। ठीक है। और इसका जो कार्य हुआ था इस तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक यानी अधिम पिटक का जोड़ा जाना। नेक्स्ट जो हमारा चौथा बौद्ध संगीति हुआ था वो था कुंडलवन में कश्मीर में जो है, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस समय शासक कुषाण वंश कनिष्क था और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था बौद्ध धर्म हीनयान और महायान का विभाजन। तो ये जो था इसमें मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है, कार्य कहें या जो भी कहें। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके कार्यों को याद रखना है, शासक को याद रखना है, इसमें स्थान भी इंपॉर्टेंट है और समय अध्यक्ष ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी तरह से रट्टा मार जाना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो है जैन संगीति है। ठीक है। तो जैन संगीति को देख लेते हैं। 2 संगीति हुई थी जैन में। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था 310 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष अस्थूलभद्र थे और शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जो कार्य हुआ था जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन और 12 अंगों का संपादन। द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वल्लभी जो गुजरात में है, वल्लभी में हुआ था 512 ईस्वी में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्षि क्षमाश्रमण। ठीक है। और इसमें जो कार्य हुआ था धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया जाना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित यानी जो कह सकते हैं आप बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछने की भी 100% संभावना है। तो पहले देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था कपिल वस्तु के लुबनी में, सा के कुल में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 483 में कुशीनगर में हो जाता है। बचपन का नाम इनका जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता महामाया थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ये मर जाती हैं और इनके सौतेली माँ के द्वारा इनका जो है पालन पोषण किया जाता है जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका यानी पत्नी का जो नाम है यशोधरा का जो नाम है अन्य नाम भी है, बिंबा भी है, गोपा भी है और भद्रकक्षना भी है। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। 29 वर्ष के कह सकते हैं कि आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था जिसको हम लोग इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और 35 वर्ष की आयु में ये ज्ञान की प्राप्ति की लगातार 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। ठीक है।
वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और ये जो है तब से तथागत एवं बुद्ध कहलाए जाने लगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो अ, बौद्ध धर्म के मतलब कि जो त्रिरत्न है कौन कौन से याद रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्ध ग्रंथ में अष्टांगिक मार्ग का भी जो है चर्चा किया गया है। वो अष्टांगिक मार्ग जो है वो है पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रतितसमुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है, याद रखना है। इसके बाद महावीर से रिलेटेड जो पॉइंट है देख लेते हैं। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये ज्ञात्री कुल से संबंधित थे और इनकी मृत्यु जो है 527 ईस्वी में पावापुरी में हो जाती है। इनका पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, माता त्रिशला, ये लक्ष्मी राजकुमारी थी, पत्नी यशोदा और एक इनका पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। इनका विवाह जमाली नामक एक युवक से हुआ था, ठीक है। और जो महावीर हैं 30 वर्ष में ये गृह त्याग करते हैं, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर और ये लगातार 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में ये जो है कैवल्य यानी जो सर्वोच्च ज्ञान है ये प्राप्त करते हैं। तब से ये कैवल्य कहलाने लगते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये इनका ज्ञान प्राप्ति जो है जिरिम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलिन, जीन यानी विजेता और अहर्त यानी योग्य और निग्रंथ यानी वंध रहित कहलाए जाने लगे थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, ये 24वां और लास्ट तीर्थकर थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है पंच महाव्रत, जैन धर्म से ही संबंधित है। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत का जो जिक्र किया गया है, इस पंच महाव्रत में क्या क्या आते हैं, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जबकि शेष 4 जो व्रत थे यानी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे, यानी इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। स्यादवाद यानी जो इसका अनेक जो कह सकते हैं मतलब कि स्यादवाद जो है अनेकांतवाद है या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, यानी स्यादवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। राजसंघ जो इसी वंश का शासक था, जरासंध जो है इसी वंश का शासक था और इसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो प्रसेनजीत की बहन थी, इनसे विवाह करके काशी को दहेज में प्राप्त किया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी जो है विवाह किया था। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित करके अंगराज को जो है मगध में मिला लिया था। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ जो है युद्ध हुआ। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को जो है भेजा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का जो है अनुयायी था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके मगध का शासक बना। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत जिनका बन के साथ शादी हुआ था, प्रसेनजीत ने मगध से जो है काशी वापिस ले लेता है, यानी
इससे क्रोधित हो जाता है बिंबिसार की हत्या के कारण, और उसने मगध को जो मतलब कि दहेज में जो दिया, सॉरी, जो कहने का मतलब काशी को जो दहेज में दिया था, वो मगध से जो है काशी को वापस ले लेता है, और कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि भी हो जाती है। अजात शत्रु की काशी की राजकुमारी वाजिरा से जो है विवाह होता है, किसका? अजात शत्रु का, और काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजात शत्रु ने अपनी मंत्री वस्कार की मदद से जो है वज्र संघ में फूट डाल देता है, और लिच्छवियों पर जो है आक्रमण करके उन्हें परास्त कर देता है। देखिए, उसके ही शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो 483 ईस्वी है हो जाता है। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। इसी के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अजात शत्रु के मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था उदयन मगध का शासक बना। याद रखिएगा कि बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु ने किया था, और अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। और इसने फिर अजात शत्रु की हत्या के बाद जो है उदयन मगध का शासक 460 ईस्वी में बन जाता है। उसने अपनी राजधानी राजगृह जो गिरिब्रज था, यहां से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया। गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया एक नगर है पाटलिपुत्र। यहाँ पे उसने राजगृह से जो है स्थानांतरित कर लिया। उदयन के 3 पुत्र कौन कौन थे? अनिरुद्ध था, मुंडक और नागदशक, जिसे दर्शक के नाम से भी जाना जाता था। और इन तीनों ने अल्पकाल तक जो है शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग वंश, जिसका समय है 412 से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग हारक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राजपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र, जिसका नाम था कालाशोक या काकवर्ण, ये शासक बना, और इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी, जिसमें स्थविर और महासंगीत के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने चारों बौद्ध संगीति के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसके अध्यक्ष यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, नंदीवर्धन जो है इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और इसके बाद नंद वंश का जो है स्थापना होता है, और शुरुआत हो जाता है 344 से 323 ईस्वी इसका समय है। महापद्म नंद शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना करते हैं, और पुराणों में उससे जो है किसको? महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कौरव, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा जो है गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था, यानी जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद था, और उसी के समय यूनानियों ने यानी सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो याद रखना है किसके समय में यूनानियों का आक्रमण हुआ था? तो नंद वंश के शासनकाल में, जिस समय घनानंद शासक था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मौर्य वंश। तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य के साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सैडोकोटस और एडोकोटस किसको कहा जाता है? तो बताइए। तो देखिए, ये जो है स्ट्रैबो और जस्टी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैडोकोटस और एरियन प्लूटार्क ने एडोकोटस कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैडोकोटस और एडोकोटस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मणी लिपि को अनुदित किया था। 326 ईस्वी में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ, और सिंधु नदी को सिंधु नदी को पार करके सिकंदर जो है
झेलम, जिसका पुराना नाम है बताइए वितस्ता, इसके तट पर आ जाता है। और यहीं से जो है यहीं पे उसका पोरस के साथ सामना होता है, युद्ध होता है, जिसे वितस्ता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। तो याद रखना है, जो पोरस और सिकंदर के साथ जो युद्ध होता है झेलम के यानी वितस्ता के तट पे, उसे वितस्ता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है, और उस समय नंद वंश का जो शासक था वो था घनानंद। सिकंदर भारत में जो है 19 महीने रहा था। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत हो जाता है, और इसका समय है 323 से 298 ईस्वी पूर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मगध का जो है शासक बन जाता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को पराजित कर देते हैं और मगध का शासक बन जाते हैं। 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, और युद्ध उपरांत जो संधि हुई, इससे चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, अराकोसिया यानी कंधार, जेट्रोसिया यानी मकरान, और पेरीपेमिसदाई जो हेरात है इसका क्षेत्र प्राप्त हुआ था। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। सेल्यूकस निकेटर जो है इन्होंने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था बताइए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवक के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को जो है सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले गए, और वहीं पे इन्होंने उपवास से जो है यानी संलेखना जिसे कहते हैं, अपना प्राण जो है यानी जो प्राण है, जो कह सकते हैं कि मृत्यु को जो है प्राप्त किया। इसके बाद बिंदुसार का समय आता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को जो है सत्ता सौंप दी थी, और इनका समय है 298 से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन और शीसेन आदि के नामों से जाना जाता है, और इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस मौर्य दरबार में आए थे। याद रखना है कौन कौन? तो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन थे? डायोनिसियस। ये मौर्य दरबार में पहुंचे थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली बात कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का मुझे बहुत इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है अशोक। इसका समय 272 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक के सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद यानी 269 ईस्वी में ये राजाभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल भी था। और 261 ईस्वी पूर्व में राजाभिषेक के 9वें वर्ष पे कह सकते हैं कि 261 ईस्वी यानी जब राजाभिषेक के 9वें वर्ष बीत गया, तब ये क्या किया था? कलिंग विजय। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तीसस का शिष्य बन गया। इससे पूर्व अशोक जो था उस शैव धर्मानुयायी था। राजाभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की, और 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20 वर्ष में लुबनी गया और उसे कर मुक्त घोषित किया। किसको? लुबनी को। तथा एक मतलब भाग था, तथा भाग जो है एक कर है, इसको घटाकर उसने 1/8 कर दिया था। जो कर था वहां का 1/8 कर दिया, घटा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है अशोक के अभिलेख, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, इसके अभिलेख की जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। तो याद रखना है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि कौन सी है? खरोष्टी। और तक्षशिला से अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख सरेकुना से यूनानी और अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। इन्हीं अभिलेखों से इसकी पूरी शासन पद्धति, पूरी जो कह सकते हैं रूल था, इसकी जानकारी, रहन सहन, इसके राज्यों में जो कार्य हुए थे, जो इसने करवाया था, जो सुधार किया था, सारे जानकारी इसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभी तक जो है अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के बृहद अभिलेख के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है, यह पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। मानसेहरा, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी, ये उत्तराखंड में स्थित है, भारत में। ये दो उत्तराखंड के देहरादून में। और जौगढ़ जो है, यह उड़ीसा के जौगढ़ जो है उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। शोपारा जो है महाराष्ट्र के थाने जिले में ये स्थित है। और एरागुड्डी जो है यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार है, गिरनार यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ब्रह्मगिरी का जो लघु शिलालेख अशोक का, ये मैसूर के चित्रदुर्ग में जो है स्थित है। और सिद्धपुर, यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर, यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में जो है स्थित है। अहरौरा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। सारोमारो, यह मध्य प्रदेश के सहडोला जिले में स्थित है। नेतुर, कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। रूपनाथ, यह मध्य प्रदेश के जबल जिले में है। देखिए ज्यादा रट्टा नहीं मारना है इन सबों को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना उसका लोकेशन याद रखना है। जैसे गुर्जरा है, इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और मास्की भी इंपॉर्टेंट है, यह रायचूर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों और प्रचारकों को विदेश भेजा। और अपने दूसरे 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां पर उसने अपने दूत बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा और 13वें शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारकों को जिन देशों में भेजा था, अशोक ने उन शिलालेखों पे जो है उन देशों का नाम उत्कीर्ण किया था, दूसरे और 13वें शिलालेख में। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य जो है कौन कौन से थे? तो चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपणी, ये बताए गए हैं दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य। अशोक के लघु जो स्तंभ लेख है इसके बारे में देख लेते हैं। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। याद रखना है, राजकीय घोषणाएं की ये जो थी लघु स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट थी राजकीय घोषणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पे जो है स्थित है। कौन अभिलेख जो है कहाँ पे स्थित है देख लेते हैं। तो सांची जो लघु शिलालेख था ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। रुमनीदेई ये नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी प्रयागराज जो पूर्व में इलाहाबाद था इसके निकट स्थित है। और निगली सागर ये नेपाल के तराई में है। और वैशाली सिर केवल शेर और लेख रहित बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख के बारे में भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक से संबंधित जितने भी पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवार पे अशोक के जो उत्कीर्ण लेख हैं प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि है, लेकिन 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसकी भाषा जो है ब्राह्मणी या प्राकृतिक नहीं है। तो कौन सी भाषा है? तो देखिए जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो शिलालेख है इसकी जो लिपि है खरोष्टी है, न कि ब्राह्मणी और न कि मतलब कि प्राकृत। और खरोष्टी लिपि की जो विशेषता थी वो क्या थी? ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आरामेइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अशोक के स्तंभ लेख, इसके बारे में देख लेते हैं।
अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर जो है उत्कीर्ण किया गया है, यानी पत्थर के शिलालेखों पे इसे लिखा गया है। इन स्थानों के नाम है कौशाम्बी स्तंभ लेख, इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। द्वितीय है मतलब कि जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। मध्य युगीन सुल्तान, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इसने दिल्ली लाया इस अभिलेख को, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को, और इस पर अशोक के 7 अभिलेख जो है उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, ये चंपारण जो बिहार राज्य में पड़ता है यहाँ पे स्थित है। और इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन को यानी शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता है, और इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप प्रांत और एक तरफ उसकी राजधानी दिया गया है। 5 प्रांत हैं और इनकी राजधानी कहाँ पे थी, मतलब प्राची जो था मध्य प्रदेश में है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी में था, और अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी उज्जैनी थी, और कलिंग का तोसली था। तो याद रखना है। और देखिए, प्रांतों यानी चक्रों का जो प्रशासन था वो कुमारामात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा जो है चलाया जाता था। यानी इन्हीं लोगों को जो है ये प्रांतों का जो प्रशासन था सौंपा गया था, जिन्हें हम कुमारामात्य, कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था और गोप 10 गांवों का प्रशासक हुआ करता था। नगर प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। कौन कौन सी समिति थी और इनका क्या क्या कार्य था? देखिए, जो 6 समिति थी, जो प्रथम समिति थी ये उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। तृतीय जो समिति थी ये जनगणना करता था, लोगों की मतलब जो देश में जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है उसकी देखरेख करता था, जनगणना करता था। और जो चतुर्थ समिति है ये व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करता था। जो व्यापार हो रहे हैं मतलब दूसरे देश से खरीद फरोख्त जो हो रही है इसके बारे में ये पूरी ब्यौरा रखता था। और पंचम जो समिति थी ये विक्रय की व्यवस्था का निरीक्षण करता था। और षष्ठ जो समिति, छठा समिति जो थी वो ये बिक्री कर व्यवस्था का जो है मतलब कि देखरेख करता था। नगर में पुलिस व्यवस्था भी थी जिसे रक्षित कहा जाता था। और यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिसे हम जिलाधिकारी कहते हैं, और नगर आयुक्त जिसे एंटीनोमोई कहते हैं, ये लोग थे। इनका वर्णन जो है किया गया है यूनानी स्रोतों में। और सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी, जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट होती थी, संचालित होती थी। और प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे: पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की। इनके सैन्य व्यवस्था में जो था मतलब व्यवस्था था ये इस तरह के अपने टुकड़ियों में जो है विभाजित किए हुए थे: पैदल सेना में, अश्वसेना में, गज सेना में, रथ सेना में और नौसेना में। सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? अंतपाल। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक था। और मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना और 50,000 अश्वरोही सेना और 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजेय यानी कभी हारने वाला नहीं सैनिक थे। यानी इन्हें अजेय सैनिक कहा जाता था, यानी कभी हारने वाले ये नहीं थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक के मृत्यु 232 ईस्वी में लगभग हो चुकी थी।
यानी कि पूरा एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, 232 हम लोग लगभग मान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के महान जो मौर्य सम्राट थे अशोक, इनकी मृत्यु 232 ईस्वी के आसपास हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है बढ़ गया था। जो मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी पूर्वी भाग था, ये मतलब कि उसके उत्तराधिकारी की कमजोर होने के कारण बढ़ गए थे। पश्चिमी भाग पर कुषाण जो शासन था, सॉरी, पश्चिमी भाग पर जो था कुणाल शासन करता था और पूर्वी भाग पे संप्रति शासन करता था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया और यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वीरद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी और इससे जो है मौर्य साम्राज्य का समाप्त हो जाता है, ये अंत हो जाता है। मतलब याद रखना है कि वीरद्रथ जो था मौर्य सम्राट का अंतिम, मतलब मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट था वीरद्रथ, और इसकी हत्या किसने किया था? उसके सेनापति ही, जिसका नाम था पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। मौर्य सम्राट की जब अंत हो गया था, मौर्य वंश जब समाप्त हुआ तो पुष्यमित्र ने क्या किया था? वीरद्रथ की हत्या करके मतलब शुंग वंश की स्थापना किया था और मगध पे शासक मतलब शासन करने लगा और मगध का शासक बन गया था। उसकी उपाधि सेनानी थी और उसने यौवन आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए थे। उसके पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना था और इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर जो है कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की जो है रचना की थी। तो याद रखिएगा इसमें किसकी कहानी है? तो अग्निमित्र और मालविका की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। किसका? बताइए, शुंग वंश का। इसके बाद कर्ण वंश आता है। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या करके कर्ण वंश की नींव डाली थी। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। नेक्स्ट छोटा छोटा सा वंश है, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है 1-2 लाइन हम लोग इसमें जिक्र मतलब करेंगे और वही चीजें दिया भी गया है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित करके यानी विजय करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया और कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का इन्होंने आविष्कार मतलब किया था, नागार्जुन ने किया था। और कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लेशियों का शासन रहा। नेक्स्ट है गुप्त वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्त वंश के बारे में अगर बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विल्सन स्तंभलेख और स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभलेख के आधार पर निष्कर्षतः कहा जाता है कि इस वंश का जो प्रथम शासक थे, यानी गुप्त वंश का प्रथम शासक थे, वो श्रीगुप्त थे, जिसकी उपाधि महाराज थी और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था और अपने राजाभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसने मतलब संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ मतलब कि हिस्से जो है उसके राज्य में मतलब शामिल थे, इसने अपने राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, इसके अभिलेख और सिक्कों पर जो है इसे प्रक्रमांक के रूप में दर्शाया गया है, यानी इसे प्रक्रमांक, अप्रतिरत और व्याघ्र प्रक्रम और सर्वराज्योच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई है। इतिहासकार स्मिथ हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को जो है विजित किया और दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया था। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया और उसकी नीति जो थी क्या थी? ग्रहण मोच अनुग्रह की इसकी नीति थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक और राजकवि हरिसेन ने जो है लिखा है। और इसके बाद हमारा है रामगुप्त है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये
मतलब इसका जो है ऐतिहासिक कह सकते हैं विवरण संदिग्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कहने का मतलब कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो पॉइंट है, इसे देवराज, देवगुप्त और देवश्री और विक्रमादित्य आदि नामों और उपाधियों से नवाजा गया है। इसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब द्वितीय का जो है नाम है या उपाधियां हैं। और इसने ध्रुव देवी से जो है विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक के द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का जो है इसने क्या किया था, वर्णन किया है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है और इसने अपनी पुत्र प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीन के यात्री फायान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी और लगभग ये 14 वर्ष भारत में रहा था। तो चीनी यात्री जो फायान था किसके समय में भारत आया था, याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न जो है विराजमान थे और इन 9 रत्नों का क्या क्या नाम था, तो याद रखना है। कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घटकर पर वरामिहिर और वररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। मंदसौर अभिलेख यानी वत्सभट्टी रचित प्रशस्ति, इससे जो है कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। किससे? मंदसौर अभिलेख से। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का जो है आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसी के काल में हुआ था। किसके काल में? कुमारगुप्त के काल में। कुमारगुप्त ने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट छोटा पॉइंट है स्कंदगुप्त, इसके बारे में देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मल्लेच्छ यानी हुणों के आक्रमण को जो है विफल कर दिया था और इससे जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। और उसने जो है सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित था, इसका जो है उसने पुनरुद्धार कराया था। कहोम अभिलेख के अनुसार अगर बात करें तो उसकी उपाधि सक्रादित्य थी और उसने चीन में अपना राजदूत जो है भेजा था। गुप्त काल का जो उत्तरार्ध थे इनके बारे में देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। वेनसांग जो है ये भारत में रहा था कब से? 629 से 645 ईस्वी यानी 16 वर्ष तक। वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त यानी बालादित्य ने मिहिर कुल यानी हुण को जो है पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और नरसिंह गुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने जो है शासन किया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। पहला जिसमें है पाल वंश है। पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल और बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ के यानी नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे जो है स्थित है। इसके बाद धर्मपाल है। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है और प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को जो है पराजित कर देता है। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण किया और इंद्रायुध को परास्त करके अपने समर्थक चक्रायुध को जो है कनौज के सिंहासन पे बैठा दिया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के ये पुत्र थे। इन्होंने मुंगेर तक का जो क्षेत्र था कुछ समय के लिए ये विजित कर लिए यानी विजय इस पर प्राप्त कर लिए। और धर्मपाल था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध बिहारों का जो है निर्माण करवाया था। विक्रमशिला महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में ये शहर से लगभग 50 किलोमीटर जो है पूरा में एक गांव है अंतिचक। ये इस मतलब यहाँ पे ये स्थित है अंतिचक गांव में।
और सोमपुर महाविहार जो बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है, और इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। धर्मपाल को अभिलेख में परम सौगात कहा गया है, और गुजरात कवि जो सोडल थे इन्होंने इसे जो है उत्तरापथ स्वामी कहा है, तो याद रखना है धर्मपाल को जो है परम सौगात कहा गया है। इसके बाद देवपाल आता है, इसका समय जो है 810 से 850 ईस्वी। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, और इसने जावा, सुमात्रा और शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव ये जो है प्रदान किए थे। इसके बाद महिपाल प्रथम का समय आता है, और इसने पाल वंश की पुनर्स्थापना का जो है श्रेय प्राप्त किया था, और इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर इनके नेतृत्व में इसने तिब्बत में जो है एक कह सकते हैं दूत मंडल जो है भेजा था। इसके बाद रामपाल का समय आता है। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और इसी के समय कैवत विद्रोह जो है हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कर्नाट वंश। कर्नाट वंश देखिए, इसके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना नान्यदेव ने किया था, और इसके बाद गंगदेव फिर उसका पुत्र नरसिंह देव ने जो है शासन किया था। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को जो है इसने ध्वस्त कर दिया था। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें जो है इंतजार रहता है। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।